ओके। जब सारे लोग मिलके अदर अदर पर्सन मिलके यानी कि बहुत सारे लोग मिलके कहीं कुछ कलेक्शन का काम कर रहे हैं और क्या कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ न्यूमरल फैक्ट क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस होता है। स्टैटिस्टिक्स में प्लूरल सेंस में क्या मतलब होता है कि डेटा का कलेक्शन करना। और क्यों इसको प्लूरल बोला गया, क्योंकि इसमें एक नहीं कई सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे याद करने में भी इजी रहेगा कि स्टैटिस्टिकल के दो सेंस रहते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो प्लूरल सेंस में क्या मतलब होता है कि डेटा को कलेक्ट करना। क्यों ये प्लूरल सेंस है, क्योंकि इसमें कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ढेर सारे लोग मिलकर अगर एक काम कर रहे हैं, वो काम एक है क्या, डेटा का कलेक्शन करना, लेकिन कई सारे लोग हैं, इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा। क्या बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा। एक शॉर्ट में याद करने का तरीका है, ये स्टैटिस्टिकल डेटा भी बोल सकते हैं प्लूरल सेंस का मीनिंग। ये बात समझ में आई? सिंगुलर तो अभी बताए नहीं, अभी बताते हैं। पहले प्लूरल आया समझ में? हाँ, सिंगुलर पे अभी आते हैं ना। पहले एक फर्स्ट वाला प्लूरल ही लिखे थे, तो प्लूरल छोटा सा होता है, उसमें स्टैटिस्टिकल डेटा बस कलेक्ट करना होता है, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है। अब है नेक्स्ट वाला कि दूसरा सेंस होता है प्लूरल सिंगुलर सेंस। और सिंगुलर सेंस में हमने लिखा था कि इसका मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। याद है किसी को? सिंगुलर सेंस का मतलब लिखा था हमने स्टैटिस्टिकल मेथड। अब स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है? क्या होता है ना, जो ये डेटा हमारा या जो न्यूमरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट होके आ गया हमारे पास, ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, इन लोगों ने, सारे लोगों ने अपने अपने जहां जहां उनको जगह भेजा गई थी वहां वहां से डेटा कलेक्ट करके ले आए हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसका इन कलेक्टेड डेटा पे हम स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करेंगे, है ना। और स्टैटिस्टिकल मेथड क्या क्या होते हैं, एक होता है सी, एक होता है ओ, एक होता है पी, फिर ए, फिर आई। मतलब कलेक्शन करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, एनालिसिस, एंड देन इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसकी मीनिंग होती क्या है? और ये पूरी चीजें, ये जितनी भी चीजें यहाँ लिखी है ना, इस पूरे स्टैटिस्टिक्स के बुक में हमें सिर्फ यही सारी चीजें पढ़नी है कि स्टैटिस्टिकल मेथड जो है हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसकी फंक्शंस क्या होते हैं, इसका दोनों सेंस में मतलब क्या होता है, प्लूरल में और सिंगुलर में। स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस में मतलब होता है कि स्टैटिस्टिकल जो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड को अप्लाई करना। ये क्वांटिटेटिव डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड को अप्लाई करना। और ये स्टैटिस्टिकल मेथड कैसे अप्लाई होता है देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये जो पर्सन है, इन लोगों ने कोई डेटा कलेक्ट करके लाया, और ये क्या डेटा कलेक्ट करके लाए कि ये मार्क्स लेके आते हैं, है ना। अलग अलग बच्चे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, अलग अलग बच्चे हैं, और ये लोग जो हैं मैथ्स में कितना मार्क्स पाए हैं ये पता करना था। तो बताया कि ये 40, ये कितना था, 40 मार्क्स पाया आउट ऑफ 50, इसने 30 पाया, ये 45 पाया सी पर्सन जो था, और डी पर्सन जो था वो 50 मार्क्स पाया आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50 मार्क्स पाया। तो क्या हुआ, ये डेटा का कलेक्शन हुआ। सबसे पहले ये डेटा लाके इन लोग रॉ ऐसे ही लिख देंगे कि इतने 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 मार्क्स आए थे, या अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स आए थे। कुछ लोगों ने इंग्लिश के मार्क्स कलेक्ट किए थे, कुछ लोगों ने हिंदी के मार्क्स कलेक्ट किए थे। तो सारे लोग ने ऐसे ऐसे मार्क्स जो कलेक्ट किए थे उसको अपना अपना मार्क्स लाके यहाँ पे एक डेटा कलेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमें बहुत सारा नंबर मिल गया यहाँ पे, अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा किसका मार्क्स है। तो सबसे पहले हमने एक काम किया कि कलेक्शन का काम कर लिया। हर ये ए बी सी डी, ये चारों बच्चों के मार्क्स को कलेक्शन का काम कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, इनकी हेल्प से, प्लूरल सेंस की हेल्प से हमने कलेक्शन का काम कर लिया। एक मेथड तो अप्लाई हो गया। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइज करने का काम होता है। ऑर्गेनाइज करने का काम ये होता है कि जितने भी मार्क्स हैं उनको, जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उसको इंग्लिश के कॉलम में लिखो, जो हिंदी के मार्क्स हैं उसको हिंदी के कॉलम में लिखो, जो मैथ्स के मार्क्स हैं उसको मैथ्स के कॉलम में लिखो। तो एक प्रॉपर वे में डेटा को क्या करेंगे,
ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर दिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी का वेट दिया रहता है कि कौन कौन बच्चा कितने वेट का है, वजन है उसका, तो उसको हम कभी कभी फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि छोटे से कम से ज्यादा के वेट में लिखो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। जो जिसका वेट सबसे कम रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जिसका रहेगा, ऐसे ऐसे करके एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे हमें ये जो बहुत ढेर सारा नंबर लिखा हुआ दिख रहा है वो अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंटेबल बन जाए। समझ में आई बात? अभी तो ये ऑर्गेनाइज करने का काम हुआ, है ना। अब क्या करेंगे, हम जितने भी डेटा ऑर्गेनाइज हुए हैं उनको हम एक फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने का मतलब है, जैसे मान लो इनके आए थे आउट ऑफ 50 38 आया, फिर 40, 42, एंड देन इसको भी 40 मिला। फिर हिंदी में भी कुछ नंबर लिख देते हैं, मान लो 26 हो गया, 44, 39 एंड 45। ओके, अब हमने ये डेटा कलेक्ट कर लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे, टैबुलेशन फॉर्म में प्रेजेंट करके ऐसे दिखा देंगे अच्छे से कि ये देखो हमारा जो है ये टेबल हो गया। अब इसको हमें रीड करने में, स्टडी करने में बहुत ईजी पड़ेगा। किसके मार्क्स चाहिए तुम्हें? सी के मार्क्स चाहिए, इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो सी इंग्लिश देख लिया हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है, 42 है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग किसी को भी डेटा देख के बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हमने डेटा को टैबुलेशन फॉर्म में या ग्राफिकल मेथड में या डायग्रामेटिक मेथड में, कैसे भी मेथड में क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। तो डेटा का प्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर हुआ ये बात? यस मैम। ओके ओके ओके। उसके बाद जो है फिर एक काम होता है, अब क्या करना है कि कोई तुमसे आके पूछ रहा था कि या हमें जिस चीज के लिए हम लोग ने डेटा कलेक्ट किया था, हमारा मेन मोटिव था कि किसकी रैंक कितनी आई है, फर्स्ट रैंक होल्डर कौन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम बैठ के इसको देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे ना, सोचने का काम करेंगे। ये सोचेंगे कि इसमें इसके टोटल टोटल मार्क्स निकाल के कर सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स में टोटल निकालेंगे, तो जिसका सबसे ज्यादा टोटल रहेगा वैसे कर सकते हैं। तो हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर हमें देखने में पता चला कि ये बच्चा जो है कंसिस्टेंटली हर सब्जेक्ट में अच्छा अच्छा मार्क्स पाया है ना। या तो हम इसका टोटली निकाल के पता कर सकते हैं कि हाँ इसने, या एवरेज मार्क्स निकाल के पता कर सकते हैं। तो एवरेज निकालना, डिस्पर्जन निकालना, टोटल निकालना, ये सारी चीजें होती है एनालिसिस करना, है ना। सोचना, बैठ के देखना कि जो हमें कंक्लूजन चाहिए था वो कैसे आ रहा है, तो उसके बारे में हम बैठ के सोचेंगे, विचारेंगे और इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो मेरे ऑब्जर्व करते करते मेरे दिमाग में ये आया, मतलब ये कंक्लूजन मेरा निकला कि इस पर्टिकुलर जो डी स्टूडेंट है, इसके मार्क्स एकदम हाईएस्ट आ रहे हैं, सबसे ज्यादा आ रहे हैं। यानी कि मेरे दिमाग में क्लिक किया कि डी का ही तो सबसे हाईएस्ट है, बाकी लोगों का कम कम मार्क्स है। इसका मतलब है कि फर्स्ट रैंक होल्डर कौन बनेगा, डी बनेगा। तो हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी कंक्लूजन निकाल लिया। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करना। तो हमने इंटरप्रिटेट कर दिया कि जो डी है उसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, यानी डी बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो जो है टॉप किया है। तो एनालिसिस करने के बाद जब हमने टोटल निकाल दिया या एवरेज निकाल दिया सारे बच्चों का, तब हमें इंटरप्रिटेशन यानी रिजल्ट मिला। इंटरप्रिटेशन मतलब हमें हर उस चीज का रिजल्ट मिला कि हाँ बच्चा डी जो है वो क्या कर रहा है, टॉप कर रहा है। ये बात समझ में आई? तो कलेक्शन ऑफ डेटा तो सिर्फ एक काम हो गया, लेकिन इसको बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, तो ये प्लूरल सेंस हो गया स्टैटिस्टिक्स का। लेकिन सिंगुलर सेंस में क्या होता है, सिंगुलर सेंस में होता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करना, जिसमें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी ये 5 काम होता है। उसके बाद जो है हमें हमारा स्टैटिस्टिक्स पूरा होता है। ये बात समझ में आई? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। COPAI मतलब ये तो वो है, क्या कहते हैं, निमोनिक्स है याद करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं, ये कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमें क्या करना है, ये अपने स्टैटिस्टिक्स की ये इसमें बुक में यही सारी चीजें हमें पढ़नी है पूरी। देखो क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रेजेंटेशन है। उसके बाद ये जो स्टैटिस्टिकल टूल लिखे हुए हैं ना, इसी को बोलते हैं एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो यही सारी चीजें हमें अभी पढ़नी है इसमें, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स इसमें पढ़ेंगे। तो पहले अभी इसकी मीनिंग समझ रहे थे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? आगे बढ़े, है ना। ओके, इतनी बातें समझ में आई। तो अब ना कुछ मेन फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स हैं किस चीज के,
स्टैटिस्टिक इसके देखो बुक में भी ऐसे दिया हुआ है, हमने जो आपको फोटो भेजी थी उसमें भी होगा ही ये, कि जो होता है स्टैटिस्टिक्स न्यूमरल सेट ऑफ डेटा प्लूरल सेंस में, तो उसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं उनके बारे में ये इसके क्वेश्चन पूछते हैं कि आप प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स जान तो गए हो, उसके कुछ फीचर्स बताओ। तो उसके फीचर्स को हमें क्या होता है कि अभी लिखना होता है, उसके पॉइंट जरूर से, उसको जो मेन टॉपिक होती है ना, हेडिंग होता है, जैसे लिखा है फर्स्ट फीचर है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। हेडिंग बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लेना, अभी हम पढ़ा भी रहे हैं, लिखाएंगे भी। हेडिंग बहुत अच्छे से याद कर लेना, उसके अंदर की चीजें आप अपनी अपनी लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज जरूरी नहीं है, खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग जो है, मेन जो हेडिंग वाली लाइन है, वो चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि मेन फीचर्स ऑफ प्लूरल सेंस, सबसे पहले हम लोग प्लूरल सेंस पढ़े थे, प्लूरल सेंस के मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और ये पूरी हेडिंग ही है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन खुद से लिखना है सबको। या हमने शायद एक फोटो भेजी थी कल, इसमें ऐप में ही डाली हुई है, जो इसका स्टडी मटेरियल और वो वाला सेक्शन है, स्टडी मटेरियल में जहाँ पे नोट्स डालते हैं वहां पे इसकी एक फोटो भी डाली हुई थी हमने, ठीक है। इज इट ओके? Yes, ma'am. किसी को भी नोट्स चाहिए रहेगा तो स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में इसी ऐप के अंदर सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे, चैप्टर 1 से लेके अभी तक के हर जितने भी क्लासेस हो रहे हैं सबके नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। Okay. और जो हमने यूट्यूब प्लेलिस्ट का एक लिंक भेजा था, उसमें आपको सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे अब तक जितने पढ़ाए हुए हैं। कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को प्ले करके हम लोग फिर से सुन सकते हैं, जैसे अपने आप से पढ़े, बुक से पढ़े, लेकिन ये वाली बात याद नहीं आ रही है कि क्या बताया गया था, तो फिर से प्ले करके उसे सुन लेना, ठीक है। और सेल्फ स्टडी करनी है, अच्छे से करनी है। और एक बात और बतानी थी कि उस समय तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट थी, तनु थी, है ना। हॉलीडे होमवर्क दिया गया था कुछ, और सारे बच्चे तो नहीं ज्वाइन किए थे उस टाइम पे। ऐसा है, ये इसी ऐप में हम अभी जो असाइनमेंट वाला या नोटिस वाला सेक्शन है उसमें अभी हॉलीडे होमवर्क एक डालेंगे। उस होमवर्क को सारे लोग अच्छे से एक बार पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें करनी है, ठीक है। ध्यान से उसको पढ़ना, एक पीडीएफ आएगा, वो चीजें पढ़ो, उसके बाद अगर उसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कल पूछना कि क्या है इसमें, ये वाली चीजें समझ में नहीं है, इसको कैसे करना है। और ये समझ लो, ये जो ड्यूरेशन चल रहा है पूरा तुम्हारा मई और जून वाला, क्लासेस तो चलेंगी ही, लेकिन हॉलीडे होमवर्क भी इसी ड्यूरेशन में कंप्लीट करते रहना है। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। पीडीएफ को ध्यान से पढ़ना और जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो, मेन फीचर्स ऑफ प्लूरल सेंस, अगर फीचर्स पूछते हैं कि प्लूरल सेंस के मेन क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। एग्रीगेट का मतलब पता है किसी को? एग्रीगेट की मीनिंग पता है? नहीं पता? कोई बात नहीं। एग्रीगेट मीन्स होता है टोटल, या किसी चीज को मिला के, जोड़ के, इकट्ठा करके। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जोड़ के, इकट्ठा करके, या उसका टोटलिटी, टोटल की बात हो रही होती है। तो हमने देखा था ना कि स्टैटिस्टिक्स में जो फैक्ट्स थे उनका हम लोग, मतलब जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे, जैसे किसी के मार्क्स कलेक्ट कर रहे थे, तो सब लोगों का मिला के, सारे जितने बच्चे थे ना सबका मिला के मार्क्स टोटल कर रहे, ऐड कर वो कर रहे थे, कलेक्शन कर रहे थे। तो जो फैक्ट्स होते हैं, जो भी ट्रुथ होती है, उस न्यूमेरिकल फैक्ट का हम एग्रीगेट करते हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं, उसी को तो कलेक्शन बोला जाता है। जब सारे फैक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके रख लिया तो वो क्या बन गया? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, है ना।
तो मेन फीचर प्लूरल सेंस का क्या होता है कि हम लोग फैक्ट्स का एग्रीगेट करते हैं, यानी उसको एक साथ एक जगह पे कलेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? ओके। सेकेंड फीचर बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। अब ये जो लाइन बोल रही है कि स्टैटिस्टिक्स आर affected to a marked extent by multiplicity of causes। multiplicity of causes है, तो इसको ऐसे ध्यान से सुनना कि मान लो एक बच्चा है, जैसे कि बच्चा ए है ना, उसके क्या हुआ था, इंग्लिश में जो है 20 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50, फिर हिंदी में 44 मार्क्स आए, फिर साइंस में 45 मार्क्स आए, है ना, और फिर सोशल में 48 मार्क्स आए आउट ऑफ 50। तो हम देखेंगे उस बच्चे का इंग्लिश में जो था, इंग्लिश में इतना कम मार्क्स आया। तो क्या हो सकता है ना कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो भी डेटा है वो थोड़े हद तक उसमें किस चीज, उसमें बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी यानी कई सारे कॉजेस होते हैं, कई सारी ऐसी रीजन होती है जिसकी वजह से डेटा में जो है कोई ना कोई अफेक्ट आ जाता है, कोई ना कोई फर्क पड़ता है ना। तो देखो जैसे ये ए बच्चा था, इसके मार्क्स हमेशा 44, 45, 48 आते थे, लेकिन उसके इंग्लिश के मार्क्स इतने ज्यादा कम आ गए थे। तो क्यों आ सकता है? एक ये रीजन हो सकता है कि इसको एक ये मेन कॉज, एक कॉज हो सकता है कि हो सकता है उस बच्चे का इंग्लिश के एग्जाम के पहले बहुत फीवर, हाई फीवर आ रहा हो, या उसकी तबीयत खराब हो गई हो, या वो पढ़ नहीं पाया हो, या हो सकता है कि वो एग्जाम में लेट पहुंचा, उसका पेपर छूट गया हो, है ना। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो कुछ हद तक जो है अफेक्ट होते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से, यानी कि कोई ना कोई रीजन की वजह से इन डेटा में, इन न्यूमरल फैक्ट्स में कोई ना कोई अफेक्ट भी पड़ जाता है। ये बात समझ में आई इस पॉइंट का? ठीक है। लिखा है थर्ड वाला पॉइंट कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये वाली चीजें तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट है उनको हम क्वांटिटेटिव वैल्यू लेते हैं, क्वालिटेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ वाला बोल रहा है कि statistics are estimated according to reasonable standard of accuracy। जो statistics है उन्हें estimate किया जाता है कुछ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से। एस्टिमेट मतलब उसमें हमें वैल्यूज निकालनी पड़ती है, या हमें तुक्का मारना पड़ता है, या हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कुछ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से। अब ये रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लो कि अभी फिर बात करते हैं किसी ए स्टूडेंट की, है ना। वो ए स्टूडेंट जो है वो क्लास प्री नर्सरी से लेके क्लास 9 तक जो उसका रिजल्ट आया है, वो हर बार या तो वो 70% पाया है मार्क्स, या वो 75% मार्क्स पाया है ना, और या तो फिर वो 65% मार्क्स पाया है। ना कभी इससे ज्यादा पाया है, ना कभी इससे कम पाया है वो बच्चा, ए बच्चा जो है प्री नर्सरी से लेके क्लास 9 तक। तो क्या हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या ये बच्चा जो ए है वो 10th में कितना मार्क्स पाएगा? बताओ। हाँ, नहीं, प्री नर्सरी से क्लास 9 तक वो ऐसे कंसिस्टेंटली इतने इतने मार्क्स पाया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो बच्चा जो है 10th में 90 प्लस पाएगा? क्या हमें ये देख के लग रहा है? तो एक मेरा ये अंदाजा हो सकता है कि वो बच्चा हो सकता है कुछ 65 से लेके 75 तक के बीच में ही मार्क्स पाने वाला है 10th में भी। ऐसा एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताती है कि हम लोग जो भी एस्टिमेट करते हैं वो कोई रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी मतलब कि पहले उसके पास्ट परफॉर्मेंस को हमने ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से हमने उसका प्रेडिक्शन किया, एस्टिमेशन किया कि हाँ वो इतना मार्क्स पा सकता है। अपने मन से जब जो मन में आया कुछ भी तो नहीं बोल दिया ना, यहाँ पे कुछ हमने ऑब्जर्व किया है, पास्ट परफॉर्मेंस को उसके ध्यान दिया है, उसके बाद ही हमने एस्टिमेशन निकाला है। तो स्टैटिस्टिक्स का यही काम होता है। ये वाली बात समझ में आई? हाँ, मैम कोई कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि वो
हो सकता है उससे ज्यादा भी पाए, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं वो बच्चा जो है कि 75 से ज्यादा नहीं पा सकता। अगर वो बहुत अच्छा पढ़ाई करे तो हो सकता है वो 90 प्लस 95 भी ले आए, या हो सकता है वो उस पर्टिकुलर साल में 10th में पढ़ाई ना कर पाए, या कोई कॉजेस हो जाए, जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस हो जाए, तो उसकी वजह से वो बच्चा फेल भी हो सकता है ना। तो लेकिन लेकिन अगर हमें एस्टिमेट तुक्का मारना होगा, अभी अभी हमें फैक्ट नहीं मिला, अभी हमें सिर्फ एस्टिमेशन निकालना है, तो हम उसका पिछला परफॉर्मेंस देख के एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ इतना ही पाना चाहिए, इससे कम तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा हर बार कंसिस्टेंटली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। ये बात समझ में आई? Yes. ओके। लिखा है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। जो स्टैटिस्टिक्स है ना, उन्हें सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक मैनर में मतलब जैसे किसी बच्चे का अगर हम मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इंग्लिश का या मैथ्स का मार्क्स लिख रहे थे, है ना, उसके बाद हम इंग्लिश का मार्क्स लिख रहे थे, तो सारे बच्चों का सबसे पहले इंग्लिश 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 लिखेंगे, फिर सारे बच्चों का मैथ्स मैथ्स ये सॉरी मैथ्स 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 और इंग्लिश 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 लिखेंगे। तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए, मैनर होना चाहिए। हमेशा ऊपर नीचे करेंगे तो फिर क्या होगा, डेटा अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा, फिर हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, फिर हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, सिस्टमैटिक मैनर में डेटा को कलेक्ट किया जाता है। बात समझ में आई? जैसे हमने क्लास में गए, किसी बच्चे से मार्क्स पूछ रहे हैं, तो ए बी सी डी अलग अलग बच्चे हैं, हम पूछ रहे हैं आप अपने मैथ्स के मार्क्स बताओ, तो सारे बच्चे अपना एक साथ मैथ्स के ही ना मार्क्स बताएंगे, कोई बच्चा मैथ्स, कोई बच्चा इंग्लिश, कोई बच्चा हिंदी, ऐसे नहीं बताएगा। एक ऑर्डर में हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सारे बच्चों का मैथ्स का मार्क्स लिख लिए, फिर इंग्लिश का मार्क्स लिख लिए, फिर हिंदी का लिख लिए, ये वे होता है। क्लियर हुआ? Yes. अच्छा, अब 6 वाला पॉइंट देखते हैं, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। 10 बज गया। देखो, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। अच्छा, अब हमने किसी का मार्क्स कलेक्ट करने गए थे, तो क्या हमें रातों रात सपना आया था कि चलो आज उठ के सो के उठते हैं और चलते हैं, सबका मार्क्स कलेक्ट किया जाता है? ऐसा करेंगे हम? नहीं ना। क्या करेंगे हमें, क्योंकि या तो रिजल्ट बनाना होगा, या कोई कोई मेरा प्री डिटरमाइंड यानी पहले से कोई भी डिसाइडेड पर्पस होगा मेरा, तब जाके हम उस पर्टिकुलर चीजों का फैक्ट या कलेक्शन शुरू करेंगे। अपने मन से कुछ भी उठ के तो नहीं करता है ना। तो जो भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसका हमेशा ही पहले से कोई भी पर्पस डिसाइडेड होता है। ठीक है, तभी तो हम उस चीज का डेटा कलेक्ट करेंगे कि रख के करेंगे क्या, कोई इन्फॉर्मेशन का। अब आपका अटेंडेंस जो रोज नोट किया जा रहा है, उस अटेंडेंस का एक पर्पस है ना कि आपका अटेंडेंस मार्क होगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपका परसेंटेज बनाया जाएगा अटेंडेंस का। ये ऐसे ही तो नहीं कि बिना मतलब के बस अटेंडेंस नोट करते जाओ और कोई काम ना है उसका, तो ये काम तो नहीं करते हैं। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में हमेशा प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। ओके। फिर एक लास्ट पॉइंट है, स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के रिलेशन में प्लेस होते हैं। मतलब कि हर, जैसे मान लो 2020 का कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसको अगर हमें कंपैरिजन करना है 2021 के, तो सारी चीजें एक प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखी होंगी, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ये होता है इसका मतलब। ठीक है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, ma'am. ठीक है, आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, क्लास ओवर करते हैं हम लोग। Okay. ठीक है।